आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, 21 सितंबर तारीख है आज, दिन मंगलवार। मेरा नाम नितिन ठाकुर। आप सुन रहे हैं इवनिंग न्यूज पॉडकास्ट दिन भर। बात सबसे पहले करेंगे आज यूपी के महंत नरेंद्र गिरी और उनकी सुसाइड थ्योरी की। किन एंगल से जांच चल रही है और सुसाइड लेटर में क्या लिखा है। फिर बात अमेजन की होगी, क्योंकि घूसखोरी के एक मामले ने इंडिया से लेकर अमेरिका तक हंगामा बरपा दिया है। क्या है ये पूरा मामला, समझेंगे। फिर कनाडा की भी थोड़ी सी बात करनी है, जहां एक बार फिर से जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री बन गए हैं, तीसरी बार। तो पूछना बनता है कि उनका लौटना भारत के लिए कैसा रहेगा। आखिर में बात परमाणु पनडुब्बी की, जिन्हें अमेरिका और फ्रांस चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया खरीद ले उनसे, लेकिन वही पनडुब्बी वो लोग भारत को नहीं बेचना चाहते। क्यों, ये भी जानेंगे, मगर पहले खुशबू से हेडलाइन सुनते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को दिल्ली हाईकोर्ट ने कोल ट्रांसपोर्ट स्कैम मामले में ईडी की ओर से जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट में अब इस मामले में अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बीच आज शाम फोन पर बात हुई। दोनों नेताओं ने कुछ दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच हुई सबमरीन डील पर बात की। इसके अलावा दोनों के बीच इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मिलकर काम करने और अफगानिस्तान में बने हालातों पर भी बात हुई। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फ्रांस के विदेश मंत्री से न्यूयॉर्क में मुलाकात भी की। भारत ने आज कहा है कि ब्रिटेन सरकार का कोविशील्ड की मान्यता नहीं देने का फैसला भेदभावपूर्ण है और अगर इस मामले को सुलझाया नहीं जाता है तो ये हमारे पारस्परिक उपाय करने के अधिकार के भीतर है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि ब्रिटेन के इस कदम से वहां की यात्रा करने वाले भारतीय प्रभावित हो रहे हैं। विदेश सचिव की ये टिप्पणी उस दिन आई है जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके बताया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय 76वें सत्र से इतर ब्रिटिश विदेश मंत्री लीज ट्रस के साथ इस मामले पर चर्चा की जा रही है। अमेरिका नवंबर में उन सभी हवाई यात्रियों के लिए फिर से खुल जाएगा जिन्हें कोरोना वायरस के खिलाफ पूरी तरह से टीका लगाया गया है। भारत उन 33 देशों में शामिल है जहां से पूरी तरह से टीका लगाए गए यात्रियों को प्रवेश करने की अनुमति होगी। जम्मू के उधमपुर जिले में सुबह सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जिसमें पायलट और को पायलट की मौत हो गई है। हादसे के वक्त लोगों ने दोनों को मलबे से बाहर निकाला था, लेकिन अस्पताल ले जाने में दोनों की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज एम्स बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के निर्माण कार्य की समीक्षा बैठक की। कांग्रेस के पूर्व विधायक और एआईसीसी सचिव मैनुअल हक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 23 सितंबर को वो तृणमूल कांग्रेस में शामिल होंगे। वहीं महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब ने बीजेपी नेता किरीट सौम्या के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर किया है। उधर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने अब तक की ड्रग्स की सबसे बड़ी खेप बरामद की है। गुजरात के मुंड्रा पोर्ट से ये ड्रग्स की खेप पकड़ी गई है। बरामद हीरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 12 से 15 हजार करोड़ रुपए आंकी जा रही है। ड्रग्स की ये खेप शिप के रास्ते कंटेनरों में छुपाकर अफगानिस्तान से वाया ईरान होते हुए भारत लाई गई थी। तालिबान ने अपने वादे के विपरीत इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। टूर्नामेंट में शामिल डांस और स्टेडियमों में महिला दर्शकों की उपस्थिति का हवाला देते हुए इसने अफगान मीडिया आउटलेट्स को आईपीएल के प्रसारण के खिलाफ चेतावनी दी है। और एनडीए में महिलाओं के प्रवेश के मामले में एक नया अपडेट सामने आया है। नेशनल डिफेंस एकेडमी मई 2022 में महिलाओं को प्रवेश परीक्षा में बैठने की इजाज़त देगी। इसी तरह जनवरी 2023 में महिला कैडेटों के अपने पहले बैच की ट्रेनिंग के लिए तैयार होगी। हालांकि ये साफ नहीं किया गया है कि पहले बैच में कितनी महिलाओं को ट्रेन किया जाएगा। आत्महत्या करना अस्तित्व का अनादर है। ये दुनिया भर के ज्ञानी, ध्यानी, हमारे ऋषि, मनीषी सब कह गए हैं। लेकिन जब खबर ये मिले कि यूपी के महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या कर ली तो बात चौंकाने वाली है। वो खुद महंत थे, सन्यासी थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें खुदकुशी की राह लेनी पड़ी। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने जान देने से पहले 6-7 पन्नों का एक सुसाइड नोट लिखा। खबर यह भी आई कि उन्हें लिखना ही नहीं आता, तो फिर सुसाइड नोट किसने लिखा। शिष्य आनंद गिरी से उनकी अनबन की खबरें भी कल से ही छाई हुई हैं। लिहाजा पुलिस आत्महत्या के अलावा
दूसरे पहलुओं की भी तहकीकात कर रही है। फॉरेंसिक टीम से भी जांच कराई जा रही है और अब तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का भी गठन हो गया है। सरकार ने इस मामले को पूरी गंभीरता से लिया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि वो इस मौत से परेशान हैं और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सुनिए। ये हमारे आध्यात्मिक और धार्मिक समाज की एक अपूर्णीय क्षति है। यहाँ की कल की घटना को लेकर के बहुत सारे साक्ष्य कलेक्ट किए गए हैं, क्योंकि एक वरिष्ठ धर्माचार्य और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से जुड़ा हुआ मामला है। उन्हें इस पूरे केस की प्रॉपर्टी का हिस्सा मानते हुए पुलिस की एक टीम, जो यहाँ के एडीजी जोन, आईजी रेंज और डीआईजी प्रयागराज, ये तीनों और मंडलायुक्त प्रयागराज, ये सभी अधिकारी एक साथ मिलकर के टीम वर्क के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। तो ये आपने योगी आदित्यनाथ को सुना। बाकी आपको सुनवाते हैं कई और संतों को जो महंत की मौत पर हैरान हैं। आज अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नरेंद्र गिरी जी महाराज का मौत की सूचना मिली है। ये बहुत दुखद है और सनातन धर्म संस्कृति के लिए बहुत बड़ा क्षति है और साधु समाज के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि नरेंद्र गिरी जी लगातार सनातन धर्म संस्कृति रक्षा सुरक्षा और सभी वर्ग के लिए उसके लिए सदैव निरंतर तत्पर रहते थे और उनकी मौत संदिग्ध, यह दुखद है। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी महाराज से मांग करता हूं कि यह मौत नहीं हत्या है, इसकी जांच हो और जांच ऐसी हो जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बहुत बड़ा दुखद समाचार है। तो मैं शासन और प्रशासन से ये मांग करता हूं कि इसकी निष्पक्षता से जांच की जाए और आखिर उस क्या कारण थे कि पूज्य नरेंद्र गिरी जी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। तो उनके जो भी परिस्थितियाँ हैं, क्या परिस्थितियाँ हुई, अगर जो आत्महत्या किए तो भी, और कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पीछे किसी की कोई है उसके पीछे। इसके अलावा सूबे के बड़े मंत्री केस का फॉलोअप ले रहे हैं, बयान दे रहे हैं। तो हमने बात की आज तक रेडियो रिपोर्टर अभिषेक मिश्रा से, जो फिलहाल प्रयागराज के बागंबरी मठ में हैं। उनसे समझा कि क्या चल रहा है वहाँ और इस घटना के मायने क्या हैं। देखिए, बिल्कुल साफ है कि जो महंत नरेंद्रनाथ गिरी हैं, ये कोई छोटे मोटे संत नहीं हैं, ना ही किसी मामूली मठ के महंत हैं, बल्कि ये निरंजनी अखाड़ा, जो कि देश का सबसे बड़ा अखाड़ा है और साथ साथ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के वो अध्यक्ष हैं। बागंबरी मठ है प्रयागराज का सबसे बड़ा मठ, जिसके अंदर में लेटे हनुमान जी का मंदिर है और ये इतना बड़ा मठ है जो कि प्रयागराज और संगम जो होता है एक तरीके से उसके संरक्षक जैसे हैं। तो इतने बड़े संत के का यूं चला जाना, यूं सुसाइड कर लेना और उससे जो उपजी स्थिति है, निश्चित तौर पर सभी लोगों के लिए और जितने भी बड़े राजनीतिज्ञ हैं सभी के लिए ये शॉकिंग था, सभी के लिए ये हैरत भरा मामला था। लेकिन चूंकि नरेंद्र गिरी किसी एक दल से जुड़े नहीं थे, ये जरूर है कि वो राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए उनकी आवाज मुखर रही है, या फिर यूं कह लें कि कृष्ण जन्म स्थान के लिए भी उनकी आवाज मुखर रही है, लेकिन वो किसी एक दल के लिए नहीं थे। उनके लिए सभी दलों के नेता लगभग समान थे और सब उनका सम्मान करते थे। यही वजह है कि जब से ये दुखद घटना सामने आई, ये पता चला कि उन्होंने आत्महत्या कर ली या संदिग्ध मौत हो गई, सभी दल के सभी बड़े नेताओं ने अपनी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। आज योगी आदित्यनाथ आए, उसके बाद अखिलेश यादव भी आए, डिप्टी सीएम आए, तमाम लोगों ने अपनी अपनी श्रद्धांजलियां भेजी हैं। तो कुल मिलाकर ये देश के सबसे बड़े अखाड़ों के प्रमुख के संदिग्ध मौत का मामला है, इसलिए ये कह सकते हैं कि ये इतना चर्चित है और इसलिए ही तमाम दलों के लोग और बड़े बड़े नेता इसमें सामने आए हैं। अभिषेक, किन किन एंगल से जांच हो रही है? सुसाइड नोट तो मिला है, लेकिन क्या क्या डिटेल्स उसमें सामने आए? और कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि नरेंद्र गिरी लिख नहीं सकते, क्या इसका कोई कंफर्मेशन हो सका? देखिए, निश्चित तौर पर उनकी जो उन्होंने अपने हाथ से, कहा जा रहा है कि जो सुसाइड नोट लिखा है अब वो सामने आ गया है और सुसाइड नोट में जिस तरीके के शब्द लिखे हुए हैं वो ऐसा लगता है कि जिन्होंने भी लिखा है उनकी लिखावट बहुत अच्छी नहीं है, यानी कि बहुत ज्यादा वो लिखने वाले नहीं है। जो उनके शिष्य हैं उन्होंने आज बताया था, आज तक को बताया था कि वो बहुत ज्यादा लिख नहीं सकते और उनके बड़े बड़े अक्षर लिखते हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें लिखना नहीं आता, लेकिन बहुत बड़े अक्षर लिखते थे, इसलिए इस पर सवाल भी
उठे कि आखिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सुसाइड का मामला ना होकर हत्या का मामला हो। इन तमाम विषयों पर साजिशों के एंगल से भी जांच चल रही है। लेकिन जब सुसाइड नोट सामने आया है और उसमें सीधे सीधे आनंद गिरी और उनके दो जो और सहयोगी हैं उन पर आरोप लगाए गए हैं और सीधा नरेंद्र गिरी ने उन्हें अपने मौत का जिम्मेदार माना है, तो कुल मिलाकर इस सुसाइड नोट के बाद अगर ये सही है सुसाइड नोट, तो ये मान लेना चाहिए कि एक बड़ी साजिश, एक बड़ा षड्यंत्र जरूर नरेंद्र गिरी को बदनाम करने के लिए चल रहा था, जो इसका जिक्र भी उन्होंने किया है कि अब अपमान के साथ वो नहीं जी सकते, इसलिए वो आत्महत्या कर रहे हैं। कुल मिलाकर पुलिस हालांकि दोनों एंगल पर इस वक्त तफ्तीश कर रही है, जिसमें आत्महत्या का भी एंगल है और साथ साथ कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें कोई हत्या जैसी बात हो। लेकिन जो पुलिस ने भी माना है कि इसमें आत्महत्या का ही एंगल लग रहा है। ऐसे में जैसे जैसे इसकी परत खुल रही है वैसे वैसे ये लगभग साफ होता जा रहा है कि इसमें ब्लैकमेलिंग जुड़ा है, इसमें जमीन विवाद जुड़ा है, इसमें कहीं ना कहीं लड़की का मामला और उससे जुड़ी ब्लैकमेलिंग का भी मामला है, क्योंकि खुद इस सुसाइड नोट में नरेंद्र गिरी ने इस बात का जिक्र किया है कि उन्हें गलत तरीके से फंसाने की एक कोशिश हो रही थी। तो ये एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने देश के बड़े संत, बड़े कह सकते हैं महंत को के बारे में आया है और जब उन्हें लगा कि ये मामला ऐसा है जिससे कि उनकी छवि बिल्कुल धूमिल तार-तार हो सकती है, तो उन्होंने ऐसा सख्त कदम उठाया है। अच्छा अभिषेक, अखाड़ा परिषद की प्रॉपर्टी का जो आकलन है उस दिशा में अब तक क्या असेसमेंट हो पाया है? देखिए, ये जो अखाड़ा है बागंबरी अखाड़ा है, इसके पास प्रॉपर्टी काफी ज्यादा है और असेसमेंट जैसी कोई बात नहीं है। दरअसल दशकों से इनके पास अलग अलग जगहों पर इनकी प्रॉपर्टी है। आप अगर देखें तो प्रयागराज में इनका जो मठ है, शाकंभरी मठ, बागंबरी मठ, वो इस बहुत बड़ा मठ है। इसके अलावा इनके पास जो अपना मंदिर है लेटे हनुमान जी के मंदिर संगम तट पर, वो एक बड़ा भव्य मंदिर है। इसके अलावा कौशाम्बी में, इसके अलावा प्रयागराज में दूसरे जगहों पर और भी हंडिया में कई जगहों पर, मिर्जापुर में कई जगहों पर कई सौ बीघे खेत और जमीनें इस मठ के पास हैं। अगर इसकी संपत्ति का आकलन किया जाए तो ये कई सौ करोड़ में जाएगा। लेकिन अब क्या है कि नए तरीके से अब मठ को अपना नया उत्तराधिकारी चुनना होगा और वही इस पूरे मठ को फिर चला पाएंगे। कुल मिलाकर उन्होंने अपने सुसाइड नोट में भी इस बात का जिक्र किया है कि इसे कमान दी जाए। बनवीर गिरी का नाम उन्होंने लिखा है कि अब उन्हें इस मठ के संचालन को चलाते रहना होगा जैसे चला रहे हैं। यानी एक तरीके से उन्होंने अपने मठ कैसे चलेगा इसके लिए भी उन्होंने एक रूपरेखा रखी है। लेकिन मठ की संपत्ति काफी ज्यादा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अमेजॉन की ओर से की गई आज 2 कार्रवाई चर्चा में है। पहला तो उसने फर्जी रेटिंग और रिव्यूज के रैकेट को खत्म करने के लिए 600 चाइनीज ब्रांड्स को अपने प्लेटफॉर्म पर बैन कर दिया है। साथ ही 3000 मर्चेंट अकाउंट को भी बंद किया है। वहीं दूसरी तरफ अमेजॉन ने भारत सरकार के अफसरों को कथित रूप से रिश्वत देने के लिए अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। अमेजॉन के लीगल रिप्रेजेंटेटिव घूसखोरी में लिप्त पाए गए थे और आरोप यह है कि उन्होंने रिश्वत देकर भारत में कई तरह के रेगुलेटरी अप्रूवल्स कंपनी को दिलाए। अमेजॉन ने भी इस तरह की घूसखोरी की बात को माना है और सभी जरूरी कदम उठाने का आश्वासन दिया है। वहीं इसी के बरक्स इस मामले में भारत सरकार ने भी जांच शुरू कर दी है। तो ये पूरा मामला क्या है, कितने पैसे का इसमें घालमेल हुआ, ये हमने पूछा इंडिया टुडे टीवी में नेशनल अफेयर्स एडिटर राहुल श्रीवास्तव से। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी ई रिटेलर कंपनी अमेजन जो है उसकी भारत में आम है अमेजन इंडिया, और उसने अभी हाल फिलहाल में एक इंटरनल प्रोब शुरू किया है। और उस इंटरनल प्रोब में वो ये देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा एक लीगल फी नाम की कैटेगरी है उनके खर्चों में, और ये शक व शुबा है कि ये पैसा जो लीगल फी के नाम पे इसमें रिश्वतें हैं। अभी कुछ समय पहले एक अमेजन के एम्प्लॉई ने विसल ब्लोअर के तरीके से काम करते हुए कुछ तथ्य जनता के सामने बाहर लाए हैं, और उससे ये इशारा मिलता है कि 2018-19 और 2019-20 ये 2 फाइनेंशियल ईयर में जो अमेजन ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जमा की हैं,
उसके हिसाब से ये देखने को पता लग रहा है कि लीगल फी, जो कि एक तरह की एडवाइजरी होती है या किसी से भी कानूनी परामर्श के लिए दी जाती है, उसकी जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है। यानी अगर आप कुल मिलाकर के देखें तो अमेजन इंडिया की कुछ आर्म्स ने टोटल व्यापार जो किया है, जो रेवेन्यू उसका आया है, वो करीब 42,000 करोड़ का है। 42,000 करोड़ का रेवेन्यू आया 18-19 और 19-20 फाइनेंशियल ईयर में। इसमें से 8,456 करोड़ रुपया जो है वो लीगल फीस के लिए दिया गया है। ये करीब करीब कुल मिलाकर के बनता है उनके रेवेन्यू का, इन 6 कंपनियां हैं जो कि शक के घेरे में है, उनका 20.3%, यानी अपने खर्च का 20.3% ये कंपनियां लीगल फीस के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। अगर देखा जाए तो अमेजन सेलर्स की जो सर्विस एक कंपनी है, 18-19, 19-20 में उसने 1,448 करोड़ और 1,968 करोड़ इतना पैसा उन्होंने लीगल फीस में खर्च कर दिया इन 2 फाइनेंशियल ईयर्स में। अब जो विसिल ब्लोअर है उसका कहना है कि ये पूरा मामला जो है, ये जो लीगल फीस है, ये कवर है। इसके पीछे असलियत में रिश्वतें दी जा रही हैं अलग अलग सरकारी महकमों में। वो इसलिए दी जा रही हैं कि जो अमेजन है वो एफडीआई के तमाम कानूनों का उल्लंघन करके अपने फायदे के लिए कानूनों को बाईपास कर रहा है। और उसमें यह भी शामिल है कि सिर्फ एफडीआई के रूल नहीं, कुछ सेलर्स को खास तवज्जो दी जा रही है। यानी अगर आप कभी अमेजन पे जाएं तो देखेंगे कि कुछ सेलर्स की प्रोडक्ट्स को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, स्पॉन्सर किया जाता है या उनको ज्यादा प्रोमिनेंटली हाईलाइट किया जाता है। तो ये तमाम आरोप उन पे लग रहे हैं। और हमें ये भी पता लग चुका है सूत्रों से कि जो स्टैंडिंग काउंसिल हैं कंपनी के, जो कंपनी के एक वकील हैं, उनको छुट्टी पे जाने को कह दिया गया है, क्योंकि ये खर्चा जो है लगता ऐसा है कि उनके थ्रू हुआ है। राहुल जी, घोटाला और घूसखोरी ऐसी चीज है जिसके आरोप कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकारों में भी अनेक बार लगे। बोफोर्स हो, 2G हो, कोल स्कैम हो। अभी इस मामले में जैसे आरोप हैं, क्या उससे साफ है कि घूस तो सरकारी अधिकारियों ने ही ली? क्या इस वजह से सवालों के घेरे में भारत सरकार, राज्य सरकार या उनके ऑफिसर्स भी आ सकते हैं? देखिए, जिस तरह से अगर आप देखें, कोल स्कैम हुआ, 2G स्कैम हुआ, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम हुआ, इसमें आरोप बाहर आए थे, फिर जांच हुई, फिर जाकर के एक घोटाले की बातचीत हुई। लेकिन बोफोर्स एक यूनिक केस था जिसमें अंदर से ही खबर आई कि वहां पे रिश्वतें दी गई थी। ये मामला भी वैसा ही लग रहा है, क्योंकि अगर अमेजन मान रहा है कि एक्सेसिव अमाउंट में लीगल एड दी गई और वो मान रहा है कि कोई जांच वो आंतरिक रूप से कर रहा है, और उसने अपने स्टैंडिंग काउंसिलर हैं राहुल सुंदरम, उनको छुट्टी पे जाने को भी कहा है, तो इसका मतलब है कहीं अंदर से ही जब अमेजन मान रहा है कि घोटाला की पॉसिबिलिटी है और इसकी जांच की जरूरत है, ऐसे में दबाव सरकार पे है। और अगर आप कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की चिट्ठी देखें या उनके बयान को देखें, वो भी कह रहे हैं कि जब भी कोई कंपनी ये बात मानती है कि शायद घूस दी गई, तो घूस तो सरकारी आदमियों को दी जाती है, कानून का उल्लंघन करने के लिए दी जाती है, जिससे कि उनको मुनाफा हो सके। तो अगर ऐसा है तो इस समय भारत सरकार पे भी फोकस है। सरकारी सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस मामले पे कड़ी नजर रखी जा रही है और इस को देखा जाएगा कि अमेजन इस मामले को किस तरह से आगे बढ़ाता है, या सचमुच इंटरनल प्रोब करता है। तो इस बात से भी रूल आउट नहीं किया जा रहा कि इस मामले में आगे भी भारत सरकार की तरफ से जांच हो जाती है। और ये बहुत जरूरी भी होगा, क्योंकि आप देखिए कि कांग्रेस के जमाने में जब बहुत घोटाले हुए तो बीजेपी करप्शन को एक बड़ा मुद्दा बना करके सत्ता में आई थी, और पिछले 7 सालों में आपने देखा होगा कि सरकार लगातार कहती रही है कि वो एक करप्शन फ्री रेजीम देने की बात कर रही है, क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा नहीं दे रही, तो उसके ऊपर भी दबाव जरूर बढ़ता है। अब चलिए आपको कनाडा ले चलते हैं, क्योंकि एक बार फिर से यहां जस्टिन ट्रूडो ने बाजी मार ली है। ये तीसरी बार है जब लिबरल पार्टी के ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री बनेंगे। इस चुनाव में लिबरल पार्टी ने किसी भी पार्टी की तुलना में सबसे ज्यादा सीटें हासिल की हैं, लेकिन फिर भी इस बड़ी जीत के साथ ज्यादातर सीटों पर बम्पर जीत का उनका सपना पूरा नहीं हो सका है।
ट्रूडो ने मिड टर्म इलेक्शन कराने का दांव भी इसीलिए खेला था, वक्त से 2 साल पहले प्रतिनिधि सभा का चुनाव हुआ, जो निचला सदन है उनके यहाँ, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा, वो इसीलिए हुआ था कि बाहर से जो पार्टी समर्थन दे रही थी सरकार को, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, उससे पीछा छूटे। लेकिन मामला बना नहीं है, अब उन्हें किसी दूसरी पार्टी के समर्थन से सरकार बनानी पड़ेगी। और ट्रूडो की लिबरल पार्टी ने 338 में से 156 सीटें जीत ली हैं अभी तक, और कंजर्वेटिव्स 123 पर आगे हैं। फिलहाल जो है कंजर्वेटिव पार्टी के नेता एरिन ओटुल ने अपनी हार मान ली है। ट्रूडो पर जनता के तीसरी बार भरोसे की एक बड़ी वजह बताई गई कि कोरोना महामारी को उन्होंने बेहतर तरीके से हैंडल किया। खुद उन्होंने इसे अपनी उपलब्धि के तौर पर चुनाव में प्रमोट भी किया था। तो ये कनाडा की बात हुई, लेकिन भारत के लिए इस खबर में क्या है? जस्टिन ट्रूडो की वापसी के भारत के लिए क्या मायने हैं? ये हमने पूछा जेएनयू में इंटरनेशनल स्टडीज पढ़ाने वाले प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा से। देखिए, भारत और कनाडा के रिलेशंस ऊपर नीचे होते आ रहे हैं, क्योंकि दो इनके फादर जो ट्रूडो सीनियर थे, वो मई 1974 में जब हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था, पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, तब से सैंक्शंस, इकोनॉमिक सैंक्शंस और न्यूक्लियर एक्टिविटी के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे। तो उसको काफी अरसे तक रहे और कनाडा उसको हटाने से गुरेज कर रहा था। लेकिन अभी पिछले 2-3 सालों में कई मामलात दो बायलैटरल रिलेशन हैं लेके उभर के आए हैं। एक तो पुराना खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स, जब से ये एयर इंडिया की फ्लाइट 1985 23 जून को मार के गिराए थे, जिसमें खालिस्तानी लोगों का हाथ बताया जाता था। तकरीबन 330 लोग मारे गए, ज्यादातर कैनेडियन सिटीजन्स थे। तो उसके बाद से कनाडा की पॉलिटिक्स में खालिस्तानी काफी उनका असर और रसूख बढ़ता जा रहा है, और हर एक पार्टी, चाहे कंजर्वेटिव हो या लिबरल पार्टी हो, उनको नाराज करना नहीं चाहते हैं। इंडियन सिख कम्युनिटी जो है वो काफी इन्फ्लुएंशियल हो गई है, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली और कल्चरली। और भारत ने साफ बताया कि ये अंदरूनी मामला है भारत का, फार्मर्स स्ट्राइक, आप ऐसा सपोर्ट मत करिए बोल के उन्होंने कुछ खास परिवर्तन अपनी पॉलिसी में नहीं लाया है, जिससे कि कशीदगी बनी हुई है। और लगता है कि अगले महीनों में, जब तक ये फार्मर स्ट्राइक चलता रहेगा और खालिस्तानी एक्टिव रहेंगे इस सपोर्ट में, ट्रूडो की पार्टी भी उनके पीछे ही रहेगी, जिससे कि कनाडा और भारत के ताल्लुकात में कुछ खास परिवर्तन आने की संभावना नहीं है। आफ्ताब जी, क्या पॉलिटिकल इक्वेशंस हैं? वो कौन लोग हैं जो ट्रूडो को बार बार सत्ता में ले आते हैं, और इंडियन ओरिजिन के लोगों की क्या भूमिका है? देखिए, इंडियंस दो मामले हैं। एक तो इंडिजिनस इंडियंस हैं, जिनके खिलाफ वाइट गवर्नमेंट्स बहुत अरसे से उनको कुचल के, उनके राइट्स को दबा के काफी जेनोसाइड, मैसेकर जो भी आपका है, उनको एक्सक्लूड किया है इकोनॉमिक और पॉलिटिकली कनाडा की सोसाइटी में। जो भारतीय हैं वो पूरे कनाडा में फैले हुए हैं, चाहे मॉन्ट्रियल में हो कनाडा, ये टोरंटो और ओटावा या वैंकूवर और विनिपेग या किंगस्टन वगैरह में सब काफी कई सालों से, कई सदियों से वहाँ हैं और इकोनॉमिकली अच्छे पोजीशन में हैं। अब पॉलिटिकली पिछले 10-15 साल से पॉलिटिकली भी बहुत एक्टिव हो गए हैं। और इंडियंस, ये जगमीत सिंह जो 42 इयर्स के हैं, वो काफी मशहूर हो गए हैं। वो टिकटॉक स्टार भी हैं, वो सोशल मीडिया को बहुत इफेक्टिवली भी यूज कर रहे हैं, और जो नॉन वाइट्स हैं उनके लीडर बन गए हैं। ये पहली पार्टी है, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो तकरीबन 20% वोट्स ले रही है, जो कि अलग पार्टियों से, ग्रीन पार्टी और क्यूबेक पार्टी और पीपल्स पार्टी से भी ज्यादा वोट ये ले रहे हैं। तो इंडियंस का काफी असर और रसूख और इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। मिनिस्टर्स भी रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, और मिनिस्टर्स कैबिनेट में भी रहे हैं जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी में। अच्छा, ट्रूडो के दौर में भारत और कनाडा के रिश्ते कैसे रहे हैं सर? क्या कुछ विवाद भी जुड़े रहे? पिछले एनडीए के फर्स्ट टर्म में तो कुछ खास प्रॉब्लम नहीं था।
और भारत और कनाडा मिलके इंडो पैसिफिक में कोऑपरेशन कर रहे थे और अमेरिका के साथ मिलके, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके एक ही पॉइंट ऑफ व्यू था, चाइना को कैसा अग्रेसिव बिहेवियर कंटेन करें बोल के। लेकिन और उसी सिलसिले में भारत और कनाडा क्वाड के साथ, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी किए, जो कि बहुत बड़ा कारनामा था। लेकिन जब से ये खालिस्तानी का प्रॉब्लम शुरू हुआ है और जब से सिख मेंबर्स कैबिनेट में इस मुद्दे को बार बार उठा के आ रहे हैं, तो ट्रूडो लगता है कि बहुत नरम हो गए हैं। इस वजह से भारत के ताल्लुकात कनाडा से कुछ पेचीदा रहे हैं, कुछ सर्दमहरी हुई है। और फार्मर स्ट्राइक को लेके तो और ही कई मामलों में अफेक्ट हुआ है। जैसा कि 2009 में 5 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड था, उसको 25 बिलियन टारगेट बनाने का था, जो कि अभी तक हुआ नहीं है। और ये बायलैटरल ट्रेड में काफ़ी कठिनाइयाँ शुरू हो गई हैं इस वजह से, खालिस्तान के प्रॉब्लम से, फार्मर स्ट्राइक से। लेकिन चूंकि दोनों डेमोक्रेसीज हैं और दोनों का नज़रिया इंडो पैसिफिक, चाइना और ट्रेड और दूसरे मामलों पे एक जैसा है, कोशिश करते रहना चाहिए भारत के लीडरान को और कनाडा के लीडरान को भी, दोनों को आपस में मिला के जहां तक हो सके बायलैटरल रिलेशंस पुश करके ये जो एक्सट्रीमिस्ट खालिस्तानी एजेंडा है और ये फार्मर्स एजिटेशन को भी डेमोक्रेसी के थ्रू, निगोशिएशंस के थ्रू और डायलॉग के थ्रू आगे बढ़ाना चाहिए। आपको फ्रांस और अमेरिका वाला झगड़ा तो पता है ना, कई दिनों से चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया को ये दोनों ही देश न्यूक्लियर सबमरीन्स बेचना चाहते हैं। उसी चक्कर में गफलत हो गई, फ्रांस रूठ गया। मगर क्या आपको मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया को जो न्यूक्लियर सबमरीन ये दोनों बेचना चाहते हैं, उसे वो भारत को नहीं बेचना चाहते। अब सवाल तो मन में होना चाहिए कि चीन के खतरे को देखते हुए यदि अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को ऐसी सबमरीन बेचना चाहता है तो भारत को बेचने में क्या प्रॉब्लम है। वैसे भी एशिया में चीन के सामने कोई और नहीं टिकता है, भारत ही टिकता है। इसके अलावा दूसरा सवाल यह है कि भारत के पास तो न्यूक्लियर सबमरीन ऑलरेडी हैं, 2016 में कमीशन किया था, तो फिर वो क्यों इन देशों से सबमरीन चाहता है। तो दोनों सवालों का जवाब पाने के लिए हमने फोन मिलाया संदीप उन्नीथन को। संदीप इंडिया टुडे मैगजीन के एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं और सीनियर डिफेंस जर्नलिस्ट भी हैं। संदीप जी, भारत के पास तो अरिहंत जैसे अपने न्यूक्लियर सबमरीन ऑलरेडी हैं, तो फिर हमारी कोशिश क्यों है कि ये अमेरिका या कोई और देश हमें सबमरीन्स दे? जी नितिन, पहले हमें ये समझना चाहिए कि जो परमाणु पनडुब्बी हैं वो दो तरह के होते हैं। एक जो है SSBN, जिसपे जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं और जिन पे न्यूक्लियर मिसाइल फिट होते हैं, और ये स्ट्रेटेजिक कमांड के अंडर काम करते हैं। और हम ऐसे विश्व के 6 ऐसे देश हैं जिन्होंने इस तरह की टेक्नोलॉजी डिप्लॉय की है, यानी SSBN परमाणु पनडुब्बी जिन पे मिसाइल्स फिटेड हैं। अब दूसरी तरह के जो न्यूक्लियर सबमरीन है, परमाणु पनडुब्बी है, उसको SSN कहते हैं, शिप सबमर्सिबल न्यूक्लियर। और अगर मैं इन दोनों में अगर आपको फर्क समझना है तो SSBN जो होते हैं बॉम्बर की तरह है, बॉम्बर एयरक्राफ्ट की तरह है, जो धीरे चलते हैं, काफी लार्ज साइज में लार्ज है, लेकिन वो बहुत धीरे स्लो स्पीड पे चलते हैं। SSN जो है शिप सबमर्सिबल न्यूक्लियर, जो हम चाहते हैं वो फाइटर जेट्स की तरह होते हैं। वो उनमें मतलब बहुत ही हाई परफॉर्मेंस इंजन है और वो ज्यादातर टैक्टिकल टास्क के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि दूसरे एडवर्सरीज के शिप्स को अटैक करना या उनके एयरक्राफ्ट कैरियर को टारगेट करना या फिर SSBNs को एस्कॉर्ट करना। तो ये SSN जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही अलग किस्म की टेक्नोलॉजी है। उसमें बहुत हाई परफॉर्मेंस न्यूक्लियर रिएक्टर्स फिट होते हैं, क्योंकि उनकी जो स्पीड्स हैं बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे चलते हैं। जैसे कि SSBN जो हमारे पास है अरिहंत क्लास के, वो ज्यादा स्लो स्पीड पे चलते हैं, 10 नॉट या 10-15 नॉट, क्योंकि उनको उनकी सबसे बड़ी जो सर्वाइवल ये है कि वो एकदम छुप छुप के चलते हैं।
जो सबमरीन जब स्पीड बढ़ाती है तो वो एक्सपोज हो जाती है, इसी वजह से वो ज्यादातर स्टेल्थी मोड में रहते हैं। लेकिन SSN की जो एक खूबी ये है कि वो बहुत हाई स्पीड्स पे चलती है और इस टेक्नोलॉजी को परफेक्ट आज तक सिर्फ 5 देशों ने इसको परफेक्ट किया है। वो है चाइना, रशिया, US, UK और फ्रांस। और अब बहुत ही जल्द, जैसे खबरों के अनुसार, US और UK मिलके ऑस्ट्रेलिया को ये टेक्नोलॉजी देने वाले हैं। अच्छा संदीप जी, ये जो कारण बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन इसलिए दिया जा रहा है कि एशिया में चीन को थोड़ा कंट्रोल में रखा जाए, तो उस आधार पर तो ऐसी सबमरीन्स भारत को सबसे पहले मिलनी चाहिए, क्योंकि इस रीजन में हम चाइना को काउंटर करने में ज़्यादा सक्षम हैं। फिर हिचकिचाहट क्यों है अमेरिका या फ्रांस में हमारे जैसे देश को ये सबमरीन्स देने के मामले में? आपने बिल्कुल सही कहा। अगर एशिया में कोई ऐसा देश है जो बराबर चाइना को टक्कर दे रहा है, वो इंडिया है। कोई और दूसरा देश नहीं है जिसके फौज उनको आईबॉल कर रही है इतने लंबे बॉर्डर पे, ऑलमोस्ट 4000 किलोमीटर के बॉर्डर पे। कुछ स्टैंड ऑफ के दौरान गलवान में हमारे जवान शहीद भी हुए। ऐसे कोई देश नहीं है जिस तरह जो स्टैंड अप कर रहा है चाइना के खिलाफ। रही बात ये कि वो क्यों नहीं देना चाहते ये टेक्नोलॉजी, अगर आप ऑस्ट्रेलिया, US, UK को अगर आप देखोगे तो वो एक तरह से उनकी बहुत पुरानी अलायंस है, 50 साल से भी ज्यादा। और एंजस ट्रीटीज है US और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स उनको गारंटी करती है, उनकी सिक्योरिटी की गारंटी लेती है। और ये बहुत, जैसे मैं कह रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से बहुत ही पुराने एलाइज है। हमारे जो संबंध यूनाइटेड स्टेट्स के साथ है वो अभी हाल ही में बने हैं। 10-15 साल से हम बहुत ही करीब आ गए हैं। डिफेंस रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ। कमर्शियल रिलेशनशिप तो था ही, बहुत पहले से है। हम काफी सारे ट्रेड, वो हमारे बहुत ही बड़े ट्रेडिंग पार्टनर है। हमारी पूरी IT बूम उनके साथ मिलके ही हमने ये किया है। और लेकिन मिलिट्री रिलेशनशिप बहुत ही रिसेंट है। मुश्किल से आप कह सकते हैं 15 साल पुरानी एक रिलेशनशिप है, और ये इंडो-US न्यूक्लियर डील के बाद ही शुरू हो गए। तो मुझे लगता है कि ये कुछ ट्रस्ट की इश्यूज हैं, वो अभी भी हमें पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं करते हैं कि क्योंकि हम रशियंस के साथ भी बहुत क्लोज हैं। तो ये हो सकता है एक बात, एक ऑब्स्टिकल है कि वो हमें पूरी तरह से अभी ट्रस्ट नहीं करते हैं अपनी टेक्नोलॉजी के साथ। और हमने आज तक उनके साथ कोई एक मिलिट्री अलायंस, फॉर्मल अलायंस भी नहीं स्ट्रक्चर किया है, जिस तरह की अलायंस US, ऑस्ट्रेलिया और UK के साथ है। तो उनका एक अलग ही एक रिलेशनशिप है, इसलिए हमको ये मान के चलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ आज का दिन भर यहीं समेटते हैं। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और कहाँ बताना है? ईमेल ID है radio@aajtak.com। व्हाट्सएप करना चाहें तो नंबर है 9953323303। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है खुशबू ने और साउंड डिजाइन किया है कपिल देव सिंह ने। मेरा नाम नितिन ठाकुर। आप सुनते रहिए आज तक रेडियो।